आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह खान, मेरे साथ हैं मुबशिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो। आपने देखा होगा कि जो हमने कपड़े पहने हुए थे आज भी वही कपड़े पहने हुए हैं। जो 3 ख़वातीन मेहमान थी वो आज हमारी मेहमान हैं, बल्कि उसी सोफ़े पे बैठी हुई हैं। असल में गुफ्तगू इतनी इंटरेस्टिंग हो रही थी कि हमने इस प्रोग्राम को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। मैं दोबारा तारुफ़ करा दूँ, बीगुल, कैफ गज़नवी, समीना नज़ीर बहुत ही दिग्गज राइटर्स, एक्टर्स, तख्लीक़कार, और को कल एक लंबा तारुफ ऑलरेडी हो चुका है। गुफ्तगू कल यहाँ पे ख़त्म हो रही थी, बल्कि कि जो औरतें हैं उनकी मज़लूमियत की बात हो रही थी ग़ालिबन। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 90s और 80s का अगर हम देखें टेलीविज़न, तो वहाँ घुटन बहुत थी। जनरल ज़िया का दौर था और उसके बाद भी 90s का उथल पुथल का दौर था, लेकिन समहाउ जैसे अमजद इस्लाम अमजद हैं या नूरुल हुदा शाह हैं या असगर नदीम सैयद वगैरह, मैंने हसीना ये वो वाले टॉपिक ले लेते थे जागीरदारी जी, मतलब फ्यूडलिज्म पे, या जिसमें जो एक तबके पिस रहे हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत बात। हालांकि वो भी एक स्मॉल स्टेप था, लेकिन था। लेकिन आज हम जब बात करते हैं नई जनरेशन की 21वीं सदी के चैनल्स की और ड्रामों की, तो हम इस पे तो खुश हो जाते हैं कि जो पर्सनल मसाइल हैं, जैसे जिनसी हरासगी है, उस पे एक सीरियल आ गया, या और जो दीगर मसाइल हैं, यानी बच्चों के साथ ज़्यादती, उस पे एक अलग से आ गया और उस पे बात भी होती है। अच्छा, ये तो हो गए हमारे ख़ानदानी मसाइल। मुझे लगता है कि इज्तमाई मसाइल जो हैं, जिनमें थोड़ी बहुत पॉलिटिकल ताका झांकी भी हो सकती है, उसको या तो चैनल्स जानबूझ के अवॉइड करते हैं उसकी ड्रामाई तश्कील में, या फिर राइटर्स कहते हैं कि क्या फ़ायदा उन कांटों में उलझने का, चलो हम ख़ानदान के जो टैबूज़ हैं वो तोड़ते हैं, जो नेशनल लेवल पे टैबूज़ हैं उनको हाथ नहीं लगाते। एम आई राइट? यू आर एब्सोल्युटली। देखिए, मैं उस राइटर को राइटर नहीं मानती, मैं अपने आप को शामिल करके बात कह रही हूँ जो कि पॉलिटिकल चीज़ से कतरा जाए। बात तो वही कहने की है, वो पॉलिटिकल कहीं भी हो सकती है, वो किसी भी पॉलिटिक्स को आपकी बात आप कर सकते हैं। अगर आप सिम्बॉलिकली कह दीजिए, अगर आप किसी जॉइंट फैमिली सिस्टम को भी दिखा रहे हैं, तो एक पावर स्ट्रगल तो वही है जो पॉलिटिकल होती है, वही खींचातानी सारी रहती है। बिल्कुल कतरा जाते हैं लोग चैनल की तरफ से, तो इट्स अ कंप्लीट नो कि ऐसी बात तो आप कर ही नहीं सकते ऑफिशियल लेवल। जी, ऑफिशियल लेवल पर। बहुत पहले शुरू में जो मेरी एक स्क्रिप्ट थी, वो 14 अगस्त के हवाले से उन्होंने कहा कि एक टेलीफिल्म लिख दीजिए। मैं नया पौधा बेचारा, तो मैंने लिख दी जो मुझे लगता था कि लिख देनी चाहिए। तो आप यकीन कीजिए कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस थे, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, वो नाम है जिस दौर की आपने बात की, जिन्होंने उसमें मारें खाई हुई हैं। रेड मार्क्ड आया मेरे पास स्क्रिप्ट विद कमेंट्स ऑन इट, और लिखा गया कि बहुत ही एंटी नेशनल चीज़ लिखी है आपने। क्या थीम था? कोई भी ऐसा थीम नहीं था। बड़े यंगस्टर्स 3 लोग थे, 2 लड़कियां और 1 लड़का, जो कि मुल्की हालात के बारे में कुछ अवेयरनेस रखते थे और बात करते थे, और एक बिल्कुल ही मिडिल क्लास घराना था। उसमें एक जुमला था जिसको लेकर तो मेरी इतनी शामत आई कि 27वीं की शब रमज़ान था के वक्त उनकी माँ ने कुछ बनाया और कहा, भाई जाओ ये तकसीम करो मोहल्ले में न्याज। तो एक लड़की थी जो कॉलेज में पढ़ती थी, तो उसने कहा कि अच्छा ये किसकी न्याज है, रमज़ान की या पाकिस्तान की? वो भी तो 27वीं शब को बना था। तो मेरी तो पिटाई लग गई। किस जुमले पे? जी एंटी नेशनल है। आपने ये जुमला कि ये पाकिस्तान की न्याज है कहा, तो कहा कैसे? आप क्या बात करें? आई वॉज बैंड फॉर 5 years ऑन दैट चैनल। जी, तो ऐसा ठप्पा लग गया, और जिन्होंने लगाया बड़े मुस्तनद लोग थे। मुझे बड़ी मायूसी हुई कि अच्छा ये बात है, तो इस कदर सख्ती है। बिल्कुल है। मेरा ख्याल है वसत, ये बीगल तो जो कह रही है सही कह रही है, पर इसको एक और अगर नज़रिए से देखें कि हर दौर में अलाउ किया जाता है कि क्या कहा जाएगा और क्या नहीं कहा जाएगा। ये जो भी थिंक टैंक्स हैं वो डिसाइड करते हैं। अब अगर उनकी पॉलिसी का ये हिस्सा बनेगा उन एजेंसीज़ का कि उन्होंने फ़लाँ टाइम पर पॉलिटिकल बात करनी है और मुल्क को प्रोग्रेसिव दिखाना है, तो उसके बारे में बात होगी, चाहे उस वक्त कोई ही क्यों ना हो। ठीक है, लेकिन
डेमोक्रेसी के दौर में, ग्लोबलाइजेशन के दौर में, जहाँ पे हर जगह लोग अपने यूट्यूब चैनल्स भी चला रहे हैं, आपके हाथ में पावर है मीडिया की, उधर भी मतलब क्या वजूहात हैं जो मिसिंग पर्सन्स हो रहे हैं, एक जुमला बोलते हैं और वो मिसिंग पर्सन्स में शामिल हो जाते हैं, कुछ भी नहीं। और यहाँ पे बड़े बड़े राइटर्स बहुत कुछ बोल जाते हैं, थरथलियाँ मच जाती हैं, उसके ऊपर रिव्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। नॉट दैट आई वॉन्ट यू टू गेट मिस्ड आउट एनीवे, बट उनको कुछ नहीं होता। मैं शायद आज बहुत कुछ बोलूँगी पर मुझे पर क्या वजह है, क्या उस क्या आंसर है उस जुमले का कि वो एक जुमले पे मिसिंग पर्सन बन जाता है और यहाँ पे पूरे सीरियल्स, पूरी कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं वो मुनक्कद हो जाती हैं और उन लोगों को, ऑर्गेनाइजर्स को कोई कुछ नहीं कहा जाता। तो दिस इज़ अ वेरी प्लान्ड सिनेरियो जो चल रहा है। शायद आप लोग तो पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं, आप लोग कंटिन्यूसली उसका तज्जिया कर रहे होते हैं, हम जैसे लोगों को शायद पता भी ना चले। हमारे क्या कहेंगे, मुझे याद पड़ता है जुमला नो कमेंट। I don't even want to comment. It's just I'm saying it. लेकिन एक्टर्स रिफ्यूज कर देते हैं। दो बहुत बड़े एक्टर्स ने जिनसे मेरा ये ख्याल था कि मैं उनको बड़ा कॉमरेड मानती थी और उनकी हिस्ट्री है ऐसी सारी, उन्होंने ये कह के रिफ्यूज़ कर दिया कि ये प्ले हम नहीं करेंगे। तो शुरू में जितनी पॉलिटिकल चीज़ें मैंने लिखी जो आमद हुई उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया। वो थप्पड़ खा लेंगी, 10 थप्पड़ खा लेंगे अपने शौहर से, वो उसको रिफ्यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन उस पॉलिटिकल स्टेटमेंट को रिफ्यूज़ करेंगे। चल भी आपको भी इस तरह का तजुर्बा सामने पेश हुआ? नहीं, मैं थोड़ी सी अक्लमंद हूँ। काफी अक्लमंद है ना, आपसे कहा सेंसिबिलिटी प्रिवेल्स है। देखिए हम जिन और भाई मैंने कई लेडीज लंचेस और नॉट किडी पार्टीज लेकिन उनकी महफिलें देखी, बैठी हूँ, तो मैं हैरान हो जाती हूँ। 4-4 घंटे हम बैठते हैं, कोई हालात हाजरा पर कोई औरत बात ही नहीं करती, ना सुनना पसंद करती। एक में आम हम तो मुख्तलिफ औरतें हैं, तो उनका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस उनका हस्बैंड चेक ला रहा है या वो ला रही हैं और बच्चे की फीस आ रही है और कौन से लॉन चल रहा है, क्या खाना खाना है, किस रेस्टोरेंट में जाना है, वो इन्हीं में है और खुश है और इसीलिए उनकी उम्रें लंबी है, मुझे तो ये लगता है। तो फिर जब वेमेन ओरिएंटेड स्क्रिप्ट लिखना है तो मैं क्यों लिखूं, क्यों ऐसी पॉलिटिकली अवेयर औरत के बारे में क्यों लिखूं? वो फिर एकदम मर्दानगी सी आ जाती है उसके ऊपर बिला वजह, तो मैं नहीं बात करती हूँ। अच्छा, मुझे याद पड़ता है कैफ के वो चुप प्ले था, उसमें आपने भी काम किया। छोटा सा कैरेक्टर था, हाँ, पर इम्पोर्टेंट था। फवाद का थिएटर प्ले था और वो बेसमेंट में आमतौर पे हुआ, लाहौर में भी हुआ। वो बुनियादी तौर पे मिसिंग पर्सन्स के बारे में था, ठीक है। और मुझे याद पड़ता है कि पाकिस्तान में अब तक अगर कोई इस तरह का ढंग का कोई प्ले हुआ है इस मौजू पे तो शायद वो वो करते हुए उसकी रिहर्सल के दौरान या जब आपने परफॉर्म कर लिया उसके बाद जो फीडबैक आया, फीडबैक के अलावा भी कुछ और प्रेशर्स आए या कोई प्रेशर नहीं आया? क्या तजर्बा रहा उस प्ले में काम करने? देखिए, डिपेंड करता है प्रेशर कहते किसको हैं। क्या आप उसको प्रेशर लेते हैं या आप उसको अपनी जीत मानते हैं? तो मैं तो बहुत आई थिंक आई वाज इलेटेड व्हाटएवर हैपेंड आफ्टर दैट। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट बिकॉज आई थिंक for me it was a different experience, but for other people belonging to that particular scenario it was वो शायद इतना ज़्यादा I don't know, I think they're more low key, तो maybe they couldn't take it more positively, but I thought कि हमने कोई एक मार्क छोड़ा है, चाहे वो हल्का सा टुक्की था लेकिन वो एक डाला। और मुझे ये लगा कि कलम में बहुत ताकत है या एका करने में बहुत ताकत है। जब डिसाइड किया कि हम इस तरह का करेंगे, टॉपिक के ऊपर काम करेंगे, तो एक मुश्तरका फ़ैसला था वो, और उसको बाय वर्ड ऑफ माउथ ही वो मशहूर हुआ, या फिर मीडिया में उसकी नेगेटिव पब्लिसिटी की वजह से वो मशहूर हुआ। जो उसमें चीज़ें नहीं भी थी वो भी डाली गई, वो भी रिव्यू में डाली गई, क्योंकि स्टूपिड रिव्यूअर को बोल रही हूँ मैं स्टूपिड, वो स्टूपिड था क्योंकि उसको पता ही नहीं चला कि कंटेंट है क्या। तो उसकी वजह से हम पे एक बैक फायरिंग हुई चीज़। आपने तो नहीं लिखा था कि रिव्यू नहीं मजाक कर। आई थिंक फवाद पे तो बहुत प्रेशर आया, तो आया था, कॉल्स आई थी, कॉल्स आई। हाँ, लेकिन मैं उनकी भी तारीफ करूंगा जिन्होंने वो जगह दी प्ले करने के लिए। ऑफ कोर्स था, वही तभी मैं कह रही हूँ एक मुश्तरका फैसला था। और मेरा ख्याल है सब जो थे वो एक
एक्साइटमेंट भी थी पर एक डर भी था, लेकिन एक्साइटमेंट हावी हो गई डर के ऊपर। डर इसलिए था क्योंकि अननोन रिएक्शन था, हमें पता नहीं था कैसे होगा। अच्छा, समझ में ना आना ना प्ले, ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग। असलम अजहर साहब का मुझे याद है, जिया के ज़माने में 83-84 की बात है, पीक पीरियड था डिक्टेटरशिप का। तो असलम अजहर साहब ने एक प्ले किया टीम के साथ मिलके, गैलीलियो। अच्छा, देखा बाद में। गैलीलियो में जो है वही था कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो फंडामेंटलिस्ट है और गैलीलियो जो है वो अपनी बात करने की कोशिश कर रहा है और मजहबी कलर्जी उसे दबाने की कोशिश कर रही, थीम ये था। तो वो जाहिर है कि यहाँ फिट हो रहा था उस ज़माने के माहौल में। सेंसर बोर्ड ने भी उसे क्लियर कर दिया कि भाई ये तो गैलीलियो है। अच्छा, उसके बाद CID वाले आए जिस दिन प्ले होना था 1 घंटा पहले। उन्होंने कहा जी बताएं किस तरह का प्ले है। तो उन्हें ब्रीफ किया असलम अजहर ने कि एक साइंसदान है यूरोप का और वो ये है वो। उन्होंने कहा अपना प्रेसिडेंट साहब के खिलाफ तो कोई गल नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, वो सवाल ही नहीं पैदा होता, ये तो कोई 400 साल पुराना खेल है। उन्होंने कहा फिर ठीक है, फिर कर लो। तो उस वजह से वो मुमकिन हो पाया। तो बाज़ औक़ात समझ में ना आना भी ब्लेसिंग होता है। बिल्कुल होता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैं होती है कि समझ में नहीं आए तो आपको एक इंटरेस्टिंग वाक़या बताऊं कि जो एक फिल्म हमारी lalulal.com शूट हो रही थी, उसमें एक फॉरेनर का कैरेक्टर था। वो खातून कोल माइनर थी जो ऑस्ट्रेलिया से फ्लाई करके एक्टिंग के लिए आई एक प्राइवेट तौर पर, और ये क्योंकि इंडिया के साथ एक कोलैबोरेशन में हो रही थी चीज़, हम थर चले गए। थर में शूट हुआ था। आप यकीन करेंगे कि मैंने इतनी कॉपीज़ कभी अपनी स्क्रिप्ट की नहीं करवाई कि रोज़ सुबह जब मैं उठती थी तो एक हरकारा बाहर मौजूद होता था कि स्क्रिप्ट दे दें। तो मैं कहती थी कि आप ये पढ़ेंगे कैसे, मतलब ये पढ़ लेंगे आप, ये सारा ये इतना बड़ा जो है फिल्म की स्क्रिप्ट आप पढ़ लेंगे? जी सर ने मंगाया। अच्छा ठीक है। तो वो रोज़ जाता था, जितने दिन हम शूट करते रहे, राउंड अप किया गया, रोज़ बुलाते थे, सवाल जवाब करते थे, शूट पर मौजूद रहते थे। तो एक दिन मैंने उनसे कहा कि मसला क्या है, मतलब हम तो बड़ा अच्छा सब कुछ बना रहे हैं, प्रो पाकिस्तान, बड़ा नेशनलिज्म की इसके अंदर एक चीज़ है। तो उन्होंने कहा देखें 2 बातें हैं, एक तो कोलैबोरेशन किसके साथ हो रही है, तो दूसरी बात ये है कि एक गोरी है आपके पास और ये रहा बॉर्डर और आप यहाँ खड़े ये शूट कर रहे हैं, तो हमें तो देखना है ना। तो मैंने कहा कि 15वां दिन आ गया, आपने अभी तक नहीं देखा, 1500 आपके ले गए कॉपियाँ तो आपको समझ में नहीं आई। तो वो दे यूज्ड टू फॉरगेट कि वो हमें चेक करने आए, वो तो खुद बड़े महव हो जाते थे। और फिर शुरू एंड ये होता था कि हमें भी एक्टिंग का बहुत शौक है। रोजाना सरकार के मैं भी ऐसे करूंगा आपके साथ जी, बिल्कुल बहुत शौक किसी दिन आप तो इतने अरसे से एज एन एक्स्ट्रा, बेशक इतने अरसे से फिर लिख के और जिस मेथड टू द मैडनेस की इन्होंने बात की, आपको चलना आ गया उस पुल सरात पे कि क्या बात कहनी है? नहीं, मुझे तो नहीं आया। अच्छा, समीना को आता है, आई अप्रिशिएट हर। मुझे लगता है कि मैं जानते हुए ये कि मैं वाकई पुल सरात पे चल रही हूँ और अगला कदम ख़तरनाक है, बड़े मज़े से इस मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला रही हूँ, तो अभी तो मैं थ्रिल में हूँ। मुझे नहीं समझ में आया कि किस दिन मैं गिरने वाली हूँ। राइटर्स की माफिया खासी मजबूत है। हाँ, हम तो बिल्कुल अलग कॉर्नर कर दिए गए हैं। 3-4 राइटर्स जो हैं हम, उनकी भी खासी मजबूत है, जो कि अलग कर दिए गए हैं। वो डटे हुए हैं। अच्छा, वो हमेशा माइनॉरिटी माफिया से अलग किए हुए एक अलग माफिया बना दिया है साइड। अगेंस्ट द करंट आप चलते हैं तो मार पड़ती है, एंड यू आर ऑलवेज इन अ माइनॉरिटी। सो आई थिंक दिस इज द केस। ऐसा है, मतलब एक सीरियल था मेरा पहचान जिसमें मुझे बड़ी गालियां दी चैनल ने, बट अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत लोगों ने पजीराई की, बिकॉज मैंने उसमें ये दिखाया था कि हाउ डू यू से दिस इज अ गुड वुमन एंड अ बैड वुमन। आई टॉक्ड अबाउट द डिवाइड, हु इज देयर टू डिवाइड इट। अच्छी औरत और बुरी औरत के बीच में आप एक तकसीम कैसे करते हैं? वो एक ही औरत के 2 हिस्से हैं और कौन करने वाला है? तो उस पर उन्होंने कहा कि आपने इतनी बुरी औरत को, हु वाज एक्चुअली अ मिस्ट्रेस, को दिखाया कि उसके भी जज्बात हैं, वो सोच सकती है, इंडिपेंडेंट है। तो इस किस्म की विक्टिमाइजेशन होती है। मतलब या तो ब्लैक दिखाओ या तो व्हाइट दिखाओ। ग्रे शेड्स के तो गुंजाइश ही नहीं। तो जब वो एक्नॉलेज हो जाता है तो थोड़ी सोच बदलती होगी। देखिए, जो लिखने का अमल है मेरा, मैंने आज तक कभी ये सोच के नहीं लिखा कि मैं कुछ सिखाने लगी हूँ। वैसे बता रही हूँ आपको एक होल प्रोसेस। मुझे लगता है कि मेरे आई बिलीव इन इट, तो वो मेरे अंदर है, मेरे DNA में,
वो जब चला जाता है बिल्कुल बदलता है. Somebody, a woman who watched my play traveled from Canada to Lahore and she tried to find out कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, और फिर उन्होंने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि I was stuck in an abusive marriage and your play helped me come out of that. So हाँ, ये बहुत बड़ी बात है. फिर मैं और थप्पड़ खाने को फिर से तैयार हूँ. कभी कभी हम देखते हैं, मतलब चाहे ओपिनियन कॉलम में भी या किसी स्क्रिप्ट में भी, कि जो मैसेज होता है उसको मुसल्लत करने की कोशिश की जाती है. इसको सटनली इंसर्ट करना एक शो के प्ले के अंदर या किसी रील के अंदर, ये कितना है? देखिए, ये सारा जाता है सहरा कंटेंट हेड्स पे, जो जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जो सोच लेकर आते हैं, वही वो आगे चाहते हैं कि उन्हें मिले कागज में, वो बाउंस बैक होती है चीज़ें. अब मैं कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन जो पहले लिखा जाता था, अशफाक साहब लिखते थे, बानो आपा लिखती थी, कौन नहीं लिखता था, तो वो क्वेश्चन पे ख़त्म करते थे, वो एंड देते भी नहीं थे. बड़ी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती थी, मतलब हम तो वो देखकर बड़े हुए हैं. तो हमारा आने का मकसद, मेरा एटलीस्ट ये था कि वो पाकिस्तान या वो कराची नहीं रहा, वो ड्रामा नहीं रहा, लेकिन मैं तो उसके अलावा कुछ मैंने देखा ही नहीं था. और मैं पता आपको, सिर्फ ज़बान उर्दू के खातिर सारी दुनिया छोड़ के आई थी, तो मुझे तो उर्दू में लिखना था. तो आप जो कह रहे हैं, हुआ है कई दफ़ा एंड पे, एंड वो पूरा तो पढ़ते भी नहीं है बेचारे, एंड को लेके बैठ जाते हैं. ये आप यूँ अच्छा भी लिखा होगा तो वो अपनी कुर्सी कायम रखने के लिए ऐसी तब्दीली करवाते हैं कि आप हक्का बक्का रह जाएं. लेकिन आपको भी चेक चाहिए, मतलब मुझे चेक चाहिए होता है, तो कुछ मिल मिला के हम एक बीच का रास्ता निकाल लेते हैं जी. वरना तो ये फेसिंग इन रब तो अजीब सी, मतलब रबिंग इन फेस बिल्कुल अजीब सी बात है. नहीं बिल्कुल, ये है मैसेज. ये लोग होना तो चाहिए कि जो देख रहा है वो खुद सोचे कि यार ये भी ठीक था, ये ठीक था, या मैं क्या हूँ, अपने आप को कहीं देखे. वो हमने खत्म कर दिया है. बल्कि अब तो सिर्फ ये हो गया किसकी शादी किससे होगी, ये एंड होता है. और ऑडियंस भी इस पर ही हिल गए हैं. हैप्पीली एवर हाँ जी. बीगुल, कैफ, समीना, आप तीनों ज़ाहिर टेलीविज़न पे, थिएटर, अपना ड्रामे पे, शॉर्ट फिल्मों पे, हर पे गुफ्तगू हो गई. एक चीज़ अभी थोड़ी सी तशना है और आप तीनों का उस चीज़ से ताल्लुक़ है. वो ये कि जो थिएटर है इसमें आपको ने एक्टिंग की और स्क्रिप्ट्स भी आप लिख रहे हैं. आपने तो अच्छी खासी स्क्रिप्ट्स लिख ली है, आपने लिखे. ये जो, एक तो मुझे ये बताएं कि ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स जो हैं उर्दू में, उनकी इतनी कमी क्यों है? और फिर जो ख़वातीन धड़ाधड़ जो सीरियल्स लिख रही हैं छोटी स्क्रीन के लिए, थिएटर की तरफ क्यों ध्यान नहीं जा रहा? क्या इसकी वजह पैसा है या कोई और वजह है? और अगर थिएटर के हम डायरेक्टर्स देखें तो इट्स ऑल मेंस वर्ल्ड. शायद ही कोई इक्का दुक्का समीना है या कोई दो तीन और हैं. हाँ, वो थिएटर की दुनिया में हमें नज़र नहीं आते इतना सारा टैलेंट रखने के बावजूद. तो ये इसी तरह मनहूस चक्कर चलता रहेगा या टूटेगा? देखिए, थिएटर की तो कोई सीरियस थिएटर की तो कोई ऐसा हिस्ट्री ही नहीं है हमारे पास. बड़ी डिस्टॉर्टेड है जो भी है. जिस किस्म की थिएटर की बात जो हम लिखते हैं, या समीना ने लिखा है या मैंने लिखा और कैफ ने परफॉर्म किया है, वो एक रेगुलर कमर्शियल थिएटर नहीं है. वो बड़ा सीरियस थिएटर है जो सिर्फ नापा जिसके लिए एक स्पेस क्रिएट करता है जहाँ पर वो होता है. इस और थिएटर में बिल्कुल कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है. सीरियस थिएटर में, कमर्शियल थिएटर में तो बहुत पैसा इन्वॉल्व है. कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत इसको सपोर्ट करता है. तो जितनी ख़वातीन सीरियल्स लिख रही हैं, पहले मैं बहुत हद तक इस बात को उनकी से थोड़ी सी मुतनफ़र होती हूँ या अग्री नहीं करती, मगर वो ये कहती हैं कि वी रन आवर किचन थ्रू दीज स्क्रिप्ट्स, व्हिच इज़ ट्रू ऑफ कोर्स. अब किचन रन करते करते पैसे इतने ज़्यादा मिलना शुरू हो गए कि दे कैन एक्चुअली रन 3 to 4 किचन्स फॉर व्हाट दे आर अर्निंग. अरे तो मकान बनाती हैं, बंगले बना रही हैं. तो वो क्यों छोड़ के एक ऐसी चीज की तरफ आएंगी जिसको देखने अपने शौक के लिए नहीं, 4-5 लोग देखने आते हैं. शौक नहीं है वो सब, कैसे होगा? शौक है. शौक का भी एक्चुअली शौक ही है अंग्रेजी का, क्योंकि बहुत शौक लगता है, 4 लोग देखने आते हैं. लेकिन कोई रेफरेंस नहीं है ना थिएटर का उनके पास, कोई चीज़ नहीं है. कहाँ से थिएटर देखा होगा उन्होंने? जैसे
मैं लाहौर में पली बड़ी, वहीं पैदाइश हुई मेरी। तो मेरे एक मामू हैं जिनके ज़िम्मे ये बात लगाती हूँ मैं। उन्होंने मुझे हर थिएटर दिखाया, इतनी सी बच्ची थी, हर फिल्म दिखाई, हर थिएटर दिखाया। कुछ होता था वो मेरी उंगली पकड़ के ले जाते थे। ऐसे ऐसे फजूल थिएटर भी दिखाए तो मुझे नहीं देखने चाहिए थे ना। वो ऐसी सी जगह ऐसी फिल्में दिखाई ना, मैं एक ही लड़की होती थी मर्दों की कतार में, मगर वो दिखाते थे कि नहीं ये देखो ये चीज़ जो है। तो बुरा या अच्छा, मेरा एक रेफरेंस है थिएटर के साथ, जो कि जिसमें कुछ अच्छा भी होता था, और बहुत अवामी थिएटर के साथ भी मेरा एक रेफरेंस है। जो ख़वातीन सीरियल लिख रही हैं उनका नहीं है रेफरेंस कोई ऐसा थिएटर के लिए। और क्यों शौक, शौक कहाँ से पैदा हो? समीना को शौक है। समीना ने थिएटर में अदाकारी भी की है, डायरेक्शन भी दी है, और थिएटर का स्क्रिप्ट भी लिखा है। तो आपके ज़हन में ये सब लिखते हुए सिर्फ शौक ही था, या आपके ज़हन में भी बीगुल की तरह आया कि यार इस टाइम को ज़ाया करने से बेहतर है कि एक सीरियल लिख के आदमी पैसे कमा ले? नहीं, मैं तो भाई वो चीज़ हूँ, जो वो पागल औरत हूँ जो थिएटर के लिए बहुत महंगी अपनी नौकरी छोड़ कर आई थी। इंटरनेशनल स्कूल में मैं पढ़ा रही थी, अमेरिका में वेल सेटल थी। ये सब छोड़कर तो आप सोच सकते हैं कि मैंने ख़ानदान और सबसे कितनी बातें सही होंगी। इवन जो नापा में मेरे क्लास फेलोज थे वो 1 साल तक मुझसे पूछते रहे, आप वहाँ से छोड़ के यहाँ आ गई सिर्फ नापा करने, पक्की बात है। हाँ, कह रहे हम तो जाने के लिए वीजा। मैंने कहा मैं कुछ अलग, मैंने सब देख लिया, अब मुझे ये करना है। तो मैंने बाज़ाब्ता थिएटर देखा, पढ़ा, बरता, सीखा, बल्कि ओढ़ा पहना 4 साल तक। और फिर ऐसे ऐसे असातिज़ा मिले, डॉक्टर अनवर सजाद वगैरह, कि उन्होंने जो थिएटर की डेफिनेशन दिमाग में डाली हैं, यकीन करें सब कुछ लिख लिया, लेकिन थिएटर लिखने की जब लिखने बैठती हूँ उन्हीं की आवाज़ आती है, ये है, ये मत करो, ये ना लिखो, ऐसा मत करो, और मैं रुक जाती हूँ कि नहीं समीना तुम अभी उतनी लायक नहीं हुई। तो एनजीओस के लिए और 2-3 एजेंडा थिएटर लिखे हैं, ब्रेकअप के नाम से बहुत अच्छा मैंने अभी किया रिसेंटली, लेकिन अभी वो छोटी चीज़ें हैं। बड़ा थिएटर ओरिजिनल, सही बात है कि मैंने नहीं लिखा, एडेप्टेशंस बहुत किए हैं। जैसे आप कह रहे थे सोशियो पॉलिटिकल बल्कि पॉलिटिकल, तो मैंने बांग्लादेश बनने के तनाजुर में एक खेल लिखा है। आपने देखा था एक डायरी जो खो गई? हाँ। तो जिसमें था कि एक बांग्लादेश से अर्ली 70s लेट 70s में एक फैमिली आके जब रहने की कोशिश करती है जॉइंट फैमिली में, तो क्या मसाइल आते हैं। तो उनकी जो बेटी आती है वो डांसर बनना चाहती है, क्योंकि वो बुलबुल एकेडमी देख के आई थी वो डांस, और यहाँ जब आती है तो ज़ियाउल हक का दौर चल रहा है, और कहते हैं कि क्या मायूब बात है, ये क्यों बनेगी, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो राहत काज़मी ने डायरेक्ट किया था। तो ये सब लिखकर तो मैंने अपनी भड़ास निकाल ली है, लेकिन ओरिजिनल खेल लिख लूंगी, शायद अगले साल तक लिख लूंगी। थिएटर का बड़ा नशा है ये, आप तो उस नशे से वाकिफ हैं। मैं तो क्या, आप क्यों ये बहुत सारी चीजों से मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। आपने वो कैसे छोड़ दिया, वो पुड़िया कैसे छोड़? मेरे पास डिप्लोमा है और वो बुढ़ा हुआ जो है ना ऊपर रखा हुआ है, और उसका कोई काम नहीं है। कह दिया आपने। लेकिन आप कैसे सवाल पूछिए। हाँ, अब आपने लपेट के ऊपर। अच्छा, हमने तो इतने सवालात पूछे हैं, आप भी कुछ पूछ लें। अच्छा, लेकिन क्या ये एडवांटेज है थिएटर राइटर को या थिएटर डायरेक्ट करने वालों को कि इतनी ट्रेनिंग हो जाती है, इतनी रगड़ाई हो जाती है कि फिर उसके लिए टीवी पे एक्टिंग करना या टीवी के लिए लिखना जो है इट्स अ पीस ऑफ केक, जबकि जो सिर्फ टीवी के लिए लिख रहा है वो थिएटर नहीं लिख सकता। बहुत बिल्कुल सही बात है, बहुत अलग मीडियम्स हैं। थिएटर में बहुत आज़ादी है, परवाज मिलती है आपके कलम को एज अ राइटर। गूज बम्प्स हो जाते हैं लिखते हुए, और आपको लगता है कि आप वाकई आपके पाँव उठ गए हैं ज़मीन से। ये एक वो कैफियत है जो सिर्फ थिएटर लिखते हुए मिलती है, इसलिए कि कोई हद मुकर्रर नहीं है। तो जब आपकी हदें हटा दी जाती हैं, देयर नो बाउंड्रीज, आपसे कहा जाता है निकल जाए दीवार से, उड़ जा, तो वो तो हर इंसान उड़ जाना चाहता है। वो उड़ान सिर्फ थिएटर की है। टेलीविज़न को तो आपने उस बॉक्स में कैद करके रखा है, या फिल्म को तो एग्जैक्टली तो उसमें आप अटक के रह जाते हैं। तो थिएटर की का तो एक जुनून, एक नशा, एक आज़ादी, एक परवाज़ जो है, वो लिखना वाला, देखने वाला, परफॉर्म करने वाला, डायरेक्ट करने वाला थिएटर को वो जान सकता है। आप जानते हैं, तो आपने क्यों आप उससे वाकिफ हैं। क्या आपने थिएटर की? इनसे मेरी पहली मुलाकात, यानी मेरा इनसे पहला तारुफ थिएटर एक्टर के तौर पर है। मैं देखिए, मैं अब जब आप लोग पीछे पड़ गए, मैं एक बात बता देता हूँ आपको। खालिद अहमद साहब ने एक दफा मुझसे कहा कि तुम लिखते हो कॉलम, मैं भी यही कह रही थी, तो तुम प्ले क्यों नहीं लिखते? मैंने कहा मैं लिखता हूँ, और मैं इंशाल्लाह एक महीने में आपको दे दूंगा,
लेकिन एक शर्त है। कहने लगे बताओ। मैंने कहा उसमें जो एक किरदार आप मुझे भी देंगे। कहने लगे तो मत लिखो। इतनी जल्दी मायूस हो गए। ये है मेरी रेपुटेशन। देखें, इसका एक और मिसाल दूंगी कि अगर आपने शेरवानी पहनी है पहले से, तो उसके ऊपर आप कोट नहीं पहन सकते। इनकी शेरवानी इतनी अच्छी है, इनकी जो आईडी है। थिएटर से ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, टॉक शो भी तो एक किस्म का वही है, लाइव है। ये सब दिलासे हैं, मुझे नहीं काम देते, इज्जत मेरी बड़ी करते, काम वाम कोई नहीं देता। आपको दिलासे दे। वो मेरे साथ भी है, ये इज्जत बहुत करते हैं, अवार्ड भी दे देते हैं, काम वाम लक्सस्टाइल अवार्ड मिला है, लेकिन अवार्ड नहीं काम नहीं देते। इनसे मेरा पहला तारुफ थिएटर का, और हम लोग प्ले देख रहे थे, इनका प्ले था, तो ये एंटर हुए और मेरे बराबर जो भी अब मेरे दोस्त बैठे थे, मुझे याद नहीं, उन्होंने मेरे कान में कहा इन्होंने डिप्लोमा लिया है। तो मैंने कहा अच्छा इन्होंने? तो उन्होंने कहा कि हाँ ये अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं, आपकी शायद फाइनल परफॉर्मेंस थी वो। तो मैंने कहा लुक एट हिज एज। मैंने कहा यस आई कैन सी दैट। तो इतनी इंस्पिरेशन ऑडियंस में भी थी कि देखो एक जुनून एक आदमी को कि उसने अब आकर सोचा कि मैं थिएटर करूं और बाकायदा डिप्लोमा लिया है। मुझे इतनी क्यूरियोसिटी हुई कि मैं मिलना चाहती हूँ इनसे। ये वैसे ये वो ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी है जो बुलेटिन के आखिरी हिस्से में चलती है। वही है। बात सुने, जुनून की जो बात आप भी कर रहे हैं, बीगुल ने भी की और ऑब्वियसली समीना ने भी। मैं अपने हस्बैंड के साथ मेरी कॉन्वर्सेशन हुई और उसमें मैंने कहा मुझे थिएटर ऑफर हुआ है और मैं करूँगी जाके वो। अच्छा ये जज़ा सज़ा की मैं बात बता रही हूँ, ठीक है। अब तक मेरी मशहूरी मार्केट में इतनी हो गई है, इंडस्ट्री मार्केट में, कि ये एक एक रुपए पे वो करती है, जरा करती है कि मैं इतने कम नहीं लूँगी, इतना लूँगी, नहीं कर रही छोड़ो जाओ। तो कहते हैं कितने अरसे के लिए तुमने वो करना है रिहर्सल? मैं कहा 2 महीने लगेंगे। और कितने घंटे रोज़ के? तो मैं कहा 4-5 घंटे रोज़ जाना होगा। मैंने कहा हाँ। संडे को भी? मैंने कहा हाँ संडे को भी जाना होगा। तो कहते हैं कि, और उसी हाल ही में मैंने एक बहुत अच्छा चैनल का प्रोजेक्ट छोड़ा जस्ट बिकॉज वो मुझे 2000 कम दे रहे थे। 2000 पे? 2000। बहुत खूब। तो इज लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। यार मुझे तुम्हारी डायनामिक्स इकोनॉमिक्स की समझ नहीं आती। यहाँ पर टीवी का कोई प्रोजेक्ट आता है जिसको तुम एक एक पाई पर उनके साथ लड़ रही होती हो, जाओ मैं नहीं करना, मैं नहीं करना। मतलब रोल ऐसा होता है कि वो कहानी को मनूवर कर रहा होता है एंड यू से दैट्स इट, गो टू हेल। पर यहाँ पर एक थिएटर आता है जहाँ पर आपको पीनट्स मिल रहे होते हैं और 2 महीने आप रगड़ा खा रहे होते हैं और आपने 12 दिन परफॉर्म करना होता है एंड यूर ओके एंड यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग फॉर इट। एंड सेड हाँ तो वो तो आर्ट है ना, वो तो पैशन है, यहाँ से तो कमाना है, कुमाई करनी है, यहाँ से जैसे पंजाबी कहते हैं कुमाई करनी है मैंने। तो ही इज लाइक, सो दिस इज आई थिंक द काइंड ऑफ पैरेलल्स दैट वी ऑल kind of want to have and a balance that we want. I'm sure आप लोग भी करते होंगे, हमारे नाजरीन भी करते होंगे। सबकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं और अपने पैशंस हैं जिनको हम लोग फिर तोलते हैं कि कैसे। मुझे एक बात कहनी थी। मैं अभी रिसेंटली गई थी एक यूनिवर्सिटी में थिएटर पर वर्कशॉप देने के लिए। आप यकीन कीजिए कि मैंने कहा मैं इनको थिएटर के बारे में आगे क्या ट्रेनिंग दूं, क्या बताऊं। उनको थिएटर की टी भी नहीं पता थी और वो मीडिया साइंस के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे। तो हमें बिल्कुल, मैं थी, बख्तावर थे और 1-2 लोग और थे, तो हमें बिल्कुल अलिफ से शुरू करनी पड़ी हर चीज़। तो मैं अभी यहाँ बैठी हूँ तो मैं थोड़ा सा ये बता दूँ, क्योंकि अभी तक लोग यकीन करें उमर शरीफ से आगे नहीं सोच सके। वो उसको स्टेज शो को ही थिएटर समझते हैं, उनको कुछ नहीं पता शेक्सपियर कौन है। उनके सामने कोई मुतबादिल है ही मैं नहीं, वही तो बात, वो उससे आगे सोचेंगे। मैं गिला नहीं कर रही, मैं यही कह रही हूँ कि अभी हमें थिएटर एजुकेशन की ज़रूरत है। तो इसमें हमारे चिराग फेस्टिवल से एक फ़ायदा ये हुआ कि जो शहजाद रॉय हैं उन्होंने हमें रब्ता किया, तो ज़िंदगी ट्रस्ट के लिए हमने काम किया और करेंगे आगे। तो वो ये चाहता है कि बिल्कुल स्कूल लेवल से थिएटर उनके करिकुलम में, उनके सिलेबस में शामिल किया जाए। म्यूज़िक उसने कर दिया इस साल, हर एक को म्यूज़िक की क्लास लेना ज़रूरी है, जो मैंने लिए, जो बीगुल ने, तुमने भी ली होगी, हमारे स्कूलों में थी, वो सब हटा दी गई है अब मज़हब के नाम पर। तो बहुत मुझे अच्छा लगा कि उससे ये फ़ायदा हुआ और अब हम जा रहे हैं, वर्कशॉप्स दे रहे हैं और बच्चे तरसे हुए हैं। बच्चे, हर बच्चे के अंदर, हर शख्स के अंदर एक्टर छुपा हुआ है, जैसे आपके अंदर तो बहुत ज़्यादा छुपा हुआ है। तो हर एक भी नहीं है, चाहे वो बाहर आ रहे, जाहिर है, यकीन करें, चाहे वो दाढ़ी वाले हों या बुरके वाली हों या हिजाब वाली हों, सब
डांस भी करना चाहते हैं, गाना भी चाहते हैं, एक्टिंग भी करना चाहते हैं, सब कुछ। तो खुदा सुपरस्टार। हाँ, तो खुदा के लिए अपने बच्चों को मैं कहती हूँ कि थिएटर करवाएं। थिएटर बुरी चीज़ नहीं है, इतनी वो आपकी पर्सनैलिटी को कुछ से कुछ बना देती है, मसाइल का हल देती है और चीज़ों को समझने। अच्छा, लेकिन जिन्हें चांस मिलता है ना, ये मेरा अपना भी तजुर्बा है कि जैसे 30 की क्लास है नापा में, उसमें से 25 जो हैं उनके पास फीस जमा कराने के भी पैसे नहीं होते, लेकिन उनके अंदर एक आग होती है। और बाकी जो हैं खुशहाल खानदानों से जो बच्चे बच्चियां आते हैं, वो बमुश्किल 3-4 महीने टिकते हैं और उसके बाद रवाना हो जाते हैं जब भी वो बोर हो जाते हैं। तो इसका एक क्लास स्ट्रक्चर भी है कि वहां से आपको ज्यादा टैलेंट मिलता है, उनका एक्सपोजर बहुत बड़ा होता है। जो बड़े घरानों से बच्चे आते हैं, जिनको आप ये कह रहे हो, बड़े प्रोटेक्टिव माहौल से आते हैं, उनके यहाँ बड़ी बनी बनाई चीज़ें हैं, जिसके जो दूसरी क्लास आती है, मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास आती है, उसका एक्सपोजर बहुत वसी होता है। और दूसरी बात, उनके पास कह देने के इजहार की बहुत ना सिर्फ एक्सपोजर वसी होता है, बल्कि मुझे लगता है कि उससे भी ज्यादा ताकतवर बात यह है कि उन्हें प्रूफ करने के लिए यही एक चांस है जी। उनके पास जिस तरह बाकी खुशहाल बच्चे के पास 2-3 चांस है कि ये मिस हो गया तो ये ट्राई कर लिया, ये ट्राई कर लिया, उसको तो कुदरत ने एक ही चांस दिया है शायद। और अगर ये भी मिस हो गया तो वो करेगा क्या? पीछे जाने का उसके पास गुंजाइश ही नहीं है, लिहाजा उसे तो अपना बेस्ट देना ही देना है। मुझे तो ऐसा लगता है भी नहीं होते, बड़े खुले होते हैं उनके दिमाग, दिल, जिस्म, जो कि एक थिएटर एक्टर के लिए बड़ा जरूरी होता है। बाकी बच्चों के हमारे तो सीधे बैठो, ऐसे क्यों बात की, हम इतना उनको कंडीशन कर देते हैं एक क्लास, अपर क्लास को, कि तो बेचारे सब एक से लगते हैं, इनकी कोई इनहिबिशंस नहीं होते, आजाद होते हैं ये। तो शायद ये भी एक वजह है कि बहुत अच्छी है। बस कर दें, अब रुलाएंगे। सही बात है, सही बात है। मेरे ख्याल में बहुत ही हो गया। मैं तो वाइंड अप नहीं करूंगा, आप दोनों में से किसी को। आप इनको प्लीज फेस्टिवल में एक चांस दीजिएगा अपने। और आ चुके हैं 2 दफा फेस्टिवल पे। आप भी चिराग फेस्टिवल। अरे दिए हैं हमने इनको, चांस दर चांस देते रहते हैं, हमारी तो मजबूरी है, हम देते हैं। आप लोग क्यों देते हैं? स्माइल नहीं आ रहा। आप लोग चांस क्यों देते हैं? हमारी तो मजबूरी है। बॉस ने बोला था। क्या कहूँगा, हमारी भी मजबूरी है। नहीं, जो मैंने लेकिन ट्रेनिंग हासिल की है नापा से, वो टॉक शो में काम आ रही है। अब मैं इतने कॉन्फिडेंस से पहले नहीं बोल सकता था। अगर ये वाकई कॉन्फिडेंस है तो ये कॉन्फिडेंस नापा ने दिया। नापा का, चले, नो डाउट, दैट इज अ सैल्यूट टू नापा। इसी बात पे मेरा तो कोई क्रेडिट नहीं है ना। खत्म करते हैं, वरना वसत का रोल लिए बगैर यहाँ से उठेंगे नहीं। फिर मिलेंगे कल। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।